हेलो बच्चों, बिल्कुल मज़े में। तो आज अपन एलन प्री स्कोर पेपर के कुछ बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर एन एयर फिल्ड स्फेरिकल बैलून कंप्राइज्ड ऑफ द इलास्टिक मटेरियल ऑफ द सरफेस टेंशन कैपिटल टी। द प्रेशर आउटसाइड द बैलून इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि अपन को पी एटीएम लेना है, और एयर का जो डेंसिटी है वो बेसिकली रो एटीएम है। द बैलून स्टार्ट्स डिफ्लेटिंग स्लोली। Assume the average velocity of the air inside the balloon is negligible and air leaves the balloon in streamlined fashion. तो basically streamlined flow अपन को assume करना है। Consider the surface tension capital T to be constant throughout. तो basically हो क्या रहा होगा कि बैलून के अंदर जो एयर है ना वो बेसिकली लीव कर रही है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि बैलून का जो वॉल्यूम है वो कम होगा तो उसका रेडियस भी कम होगा। लेकिन इस सब प्रोसेस में अपन क्या मानेंगे कि जो सरफेस टेंशन जो कैपिटल टी है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। अज्यूम एयर टू बी इनकम्प्रेसिबल, मतलब डेंसिटी ऑफ द एयर तुम्हारी चेंज नहीं हो रही है। इनिशियल रेडियस ऑफ द बैलून इज आर नॉट। एट एनी टाइम टी द रेडियस बिकम्स कैपिटल आर, और होल का जो एरिया लेना है अपन को कैपिटल ले लेना है। तो पहले तो अपन को बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है कि स्पीड ऑफ द एयर फ्लोइंग आउट। तो मैं मान लेता हूं कि किसी भी इंस्टेंट एट एनी टाइम टी जो तुम्हारा बैलून का जो रेडियस है ना वो कितना है, कैपिटल आर है। तो जैसे कि बोला गया है कि बैलून के अंदर जो एयर है ना तो उसका जो स्पीड है वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेना है, और मैं मान लेता हूँ कि जो ये फ्लो आउट कर रहा है ना वो वी स्पीड से फ्लो आउट कर रहा है, और ये वाला जो एरिया अपने पास है ना वो कैपिटल ए गिवन है। ठीक है, अब तुम देख सकते हो इधर कि अगर मैं बाहर का जो प्रेशर है वो अगर पी एटीएम बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अंदर का प्रेशर कितना बोलूंगा मैं, पी एटीएम प्लस 4T बाय कैपिटल आर। ये अपने पास एक्सेस प्रेशर है बेसिकली, ये शायद तुम्हें पता होगा। क्योंकि एयर फिल्ड बैलून है तो बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है, तो दो सर्फेसिस होंगी, इसलिए 4T बाय आर अपने पास एक्सेस प्रेशर आएगा, 2T बाय आर नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे सपोज इसको मैं 0.1 बोल रहा हूँ और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, 0.2 बोल रहा हूँ। तो 0.1 और 0.2 के बीच में, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि स्ट्रीमलाइन फ्लो तुम अज्यूम कर सकते हो। स्ट्रीमलाइन की स्पेलिंग गलत दी है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो मैं बेसिकली बर्नौली अप्लाई कर सकता हूँ फिर। तो अगर मैं बर्नौली अप्लाई कर सकता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ बेसिकली P1 प्लस हाफ रो एयर इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो एयर इंटू वी डैश का होल स्क्वायर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर तुम देखो, और लेवल तो सेम है तो एच वाला फैक्टर तो आएगा नहीं, तो P1 की वैल्यू तो कितनी होगी अपने पास, पी एटीएम प्लस 4T बाई कैपिटल आर। अब जैसे कि बोला गया है कि बैलून के अंदर जो एयर है ना तो उसका स्पीड तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो इसको तुम एक्सक्लूड कर दो। बेसिकली वी का वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रहा होगा तो इसको अपन हटा सकते हैं। P2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो ये बेसिकली आउटसाइड की बात करी जा रही है क्योंकि 0.2 तो अपना आउटसाइड है, तो यहाँ पर प्रेशर जो होगा ना वो PATM के बराबर होगा, तो PATM लिख दिया प्लस हाफ रो एयर इंटू स्पीड का स्क्वायर। तो स्पीड कितनी मानी है उधर, वी मानी है, तो वी का स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि पीटीएम कट गया, तो मेरे हिसाब से 4T बाई कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, हाफ रो एयर इंटू स्पीड का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास वी की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, अंडर रूट ऑफ 8T बाय आर इंटू रो एयर। तो इस स्पीड से जो एयर है ना वो होल के थ्रू बाहर निकल रही है, तो मेरे हिसाब से जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर ये रो एयर मतलब रो एटीएम है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये अपन लिखेंगे बेसिकली 8T बाय आर इंटू रो एटीएम। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो अपना आंसर हो ही चुका है। अब बात करते हैं क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन द टाइम टी एंड द रेडियस कैपिटल आर। तो किसी भी टाइम टी पर तुम्हारे इस बैलून का जो रेडियस है ना वो कितना होगा। तो अब तुम देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ तुम्हारा पर सेकंड कितनी एयर का वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, तो वो बेसिकली होगा मेरे हिसाब से A इंटू वी के बराबर।
वॉल्यूम ऑफ एयर flowing out from balloon through hole पर यूनिट टाइम बोल लो या पर सेकंड बोल लो, ठीक है, वो अपने पास a इंटू वी के बराबर होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर तुम देखो इतना वॉल्यूम ऑफ द एयर तुम्हारा बाहर निकल रहा है पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, तो जितना तुम्हारा एयर का वॉल्यूम बाहर निकलेगा पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, उतना ही वॉल्यूम तुम्हारे बैलून का कम हो जाना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि किसी भी इंस्टेंट, जैसे मैंने बैलून का रेडियस क्या माना, कैपिटल आर माना, तो डी बाई डी टी ऑफ बैलून का वॉल्यूम जो कि कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, तो इसके चेंज होने की रेट इज इक्वल टू ए वी होना चाहिए मेरे हिसाब से। सही है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे पता है कि ये वाला जो मेरा टर्म है ना वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा भाई? नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि आर मेरा समय के साथ कम हो रहा है। तो अगर मेरे को इनको दोनों को इक्वेट करना है तो एक माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा। सही है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बेसिकली कि 4/3 पाई तो अपना कांस्टेंट है और आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r² डी आर बाई डी टी, तो ये अपना किसके बराबर होगा, माइनस ए वी के बराबर होगा। ठीक है, अब तुम देख सकते हो यहाँ पर 3 से 3 गया, ठीक है, तो ये 4 पाई कैपिटल r² डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का a इंटू वी, और v मैं निकाल चुका हूँ, v अपने पास ये रहा, क्या है, √8t पाई कैपिटल R रो ATM। तो करते हैं इसको सॉल्व अपन। तो मेरे हिसाब से ये आएगा कि r की पावर 2 इंटू r की पावर हाफ डी आर इज इक्वल टू माइनस का a √8t बाई रो ATM इंटू 1/4 पाई इंटू डी टी, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर बैलून का रेडियस कितना था, r0 के बराबर था। तो मैं किसी भी टाइम t पर बैलून का रेडियस फाइंड करना है, तो वो मैंने क्या मान लिया, r मान लिया। तो r की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, r की पावर 7/2 अपॉन 7/2, लिमिट्स फ्रॉम r0 टू r, ये क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस a √8t बाय रो ATM इंटू 1/4 पाई इंटू टी। सही है, तो बस इसको सॉल्व कर लेना, वो रिलेशन आ जाएगा। तो अगर इसको अपन सॉल्व करें तो मेरे हिसाब से क्या आएगा, तो मैं बेसिकली इस माइनस साइन को हटा देता हूँ और लिमिट्स को क्या कर देता हूँ, मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो कर देते हैं ये अपन। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि r की पावर 7/2 इंटू 2/7, लिमिट्स मैंने इंटरचेंज कर दी, r से r0 कर दिया, तो ये वाला माइनस साइन भी अपना हट जाएगा, तो हटा देते हैं इसको। तो a√8t अपॉन रो ATM इंटू 1/4 पाई इंटू स्मॉल टी, तो क्या आ रहा है बेसिकली ये 2/7 r0 की होल पावर 7/2 माइनस r की होल पावर 7/2 इज इक्वल टू, ये अपने पास आ रहा होगा। तो मेरे हिसाब से √8/4, तो मेरे हिसाब से √8/4 बेसिकली 1/√2 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2, अंदर आ जाएगा रूट के अंदर t अपॉन रो ATM इंटू a अपॉन पाई इंटू टी। अपन को भी तो क्या निकालना था बेसिकली, अच्छा, तो अपन को निकालना है कि t की वैल्यू क्या होगी अपने पास 2√2/7 इंटू r0 की होल पावर 7/2 माइनस r की होल पावर 7/2 इंटू पाई बाई a इंटू रो ATM अपॉन टी का अंडर रूट। तो ऐसा कुछ आ रहा है यार, कोई ऑप्शन मैच करेगा क्या? तो अगर मैं देखूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर नीचे अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा बेसिकली 4/√2
7 यह आ जाएगा आर नॉट की होल पावर 7/2 माइनस आर की होल पावर 7/2 इंटू पाई बाई ए, और ये √2 को मैं बेसिकली इसके साथ क्लब कर रहा हूँ, ये रो ATM अपॉन 2 कैपिटल टी। तो ऐसा कुछ आ रहा है यार 4/7। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए ना, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। तो इसके जो आंसर है मेरे हिसाब से ए और सी है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल मेटेलिक शीट ईच बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर विद अ स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम इन वैक्यूम। ठीक है, प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो काफ़ी कम है। Thermal energy is generated at a constant rate capital P in the sheet 1 by passing electricity in it, ठीक है, such that the temperature T1 is 127 डिग्री सेंटीग्रेड। अज्यूम स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट का अपन को assumption लेना है। इसका ये मतलब है कि चीज़ें क्या हो चुकी है, टाइम इनवेरिएंट, मतलब चीज़ें अब समय के साथ नहीं बदल रही है। तो मतलब शीट 1 और शीट 2 का जो टेम्परेचर है वो समय के साथ नहीं बदलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। प्लेट का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। तो तुम देखो यहाँ पर ये अपने पास 2 शीट है और दोनों बेसिकली ब्लैक बॉडी है। क्वेश्चन में बोल दिया गया था। तो अगर दोनों ब्लैक बॉडी है तो एक तरीके से मैं बेसिकली क्या मानूंगा कि एब्सॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी 1 के बराबर है। और जैसे कि क्वेश्चन में बोल दिया गया कि तुम्हारे आसपास के रीजन में क्या वैक्यूम है, अगर आसपास के रीजन में वैक्यूम है ना, तो वैक्यूम में अपन जो टेम्परेचर मानते हैं ना वो बेसिकली 0 केल्विन मानते हैं। ये ऐसा मानते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। अब तुम देखो, जैसे कि प्लेट एरिया अपने ए के बराबर है, तो इसका भी प्लेट एरिया ए, इसका भी प्लेट एरिया है। इसका टेम्परेचर T1 मान लेता हूँ, इसका टेम्परेचर T2 मान लेता हूँ, और T1 की वैल्यू अपने को गिवन है, कितनी गिवन है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 400 केल्विन। अब तुम देखो क्या कर रहे हो, ये जो शीट 1 है, ये अपने पास शीट 1 है और ये अपने पास शीट 2 है। तो शीट 1 को अपन बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एट अ कांस्टेंट रेट P। अब तुम देखो शीट 1 का खुद का भी तो टेम्परेचर है, और खुद के टेम्परेचर के कारण क्या होगा बेसिकली कि एनर्जी क्या होगी, रेडिएट होगी। तो एक तो इस तरफ होगी और एक अपनी इस तरफ होगी। तो ये भी अपना P1 होगा और ये भी अपना P1 होगा, और P1 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, तो ये अपन बेसिकली लिखेंगे स्टीफन लॉ से। तो सिग्मा ई कैपिटल ए टी की पावर 4 से, तो मतलब सिग्मा ई का वैल्यू तो 1, ए का वैल्यू भी 1 है, और टी का वैल्यू कर लेना अपन को T1 की होल पावर 4, तो ये अपने पास P1 होगा। सिमिलर वे में तुम देखो इधर, जो अपने पास ये शीट 2 है ना, तो ये भी खुद के टेम्परेचर के कारण क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो इस तरफ P2 और इस तरफ भी P2, और P2 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा ई का वैल्यू 1 क्योंकि ब्लैक बॉडी है, ए का वैल्यू 1 क्योंकि एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और टी का वैल्यू क्या लूंगा मैं, T2 की होल पावर 4। जैसे कि अब बोला जा रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है समय के साथ नहीं बदल रहा है, तो जितनी हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम आ रही है उतनी हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम लीव करनी चाहिए। तो तुम देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो आ रही है वो अपने पास P आ रही है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है दोनों तरफ पर यूनिट टाइम, जो कि P1 कर रहा है, तो ये लीव कर रहा है ना, तो माइनस का P1 और माइनस का P1 लिखूंगा। और ये वाला जो P2 है, ये वाला जो P2 है देखो, ये अपने पास शीट 2 के कारण आ रहा है, कहां पर, शीट 1 पर, और ये जितना भी आ रहा होगा सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि एब्जॉर्बिविटी अपनी कितनी है, 1 के बराबर है, तो प्लस P2। अब इसका जो समेशन है वो 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक अपन किसके लिए लिखेंगे, शीट 2 के लिए भी लिखेंगे। तो शीट 2 के लिए जब मैं लिखूंगा तो तुम देखो P2 और P2 निकल रहे ना, तो माइनस का P2 और माइनस का P2, और ये P1 जो आ रहा है अपने पास, ये वाला जो P1 अपने पास आ रहा है, तो ये जैसे आएगा सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। सारा का सारा एब्जॉर्ब क्या होगा, क्योंकि ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, तो प्लस का P1, और ये समीशन कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, जब ये टेम्परेचर समय के साथ नहीं बदलेगा। तो यहाँ से अपन को पता चलता है कि 2P2 बराबर P1। तो मतलब 2 इंटू P2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, सिग्मा T2 की होल पावर 4, P1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, सिग्मा T1 की होल पावर 4। तो सिग्मा से सिग्मा गया, मेरे हिसाब से T2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, T1 की होल पावर 4 अपॉन 2, और इस पूरे की होल पावर 1/4। तो मेरे हिसाब से T2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, T1 अपॉन 2 की पावर 1/4, मतलब 400 अपॉन 2 की पावर 1/4। और ये किस में आएगा, बेसिकली केल्विन में आएगा। सही है।
तो यहाँ से अपने को T2 की वैल्यू तो पता चल गई है, कितनी है वो 400/2 की पावर 1/4। अब अपन को P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे। तो अपन को पता है कि P किसके बराबर होगा, 2P1 प्लस P2 के, या फिर मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, या P1 के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो P1 अपन निकाल लेंगे और P2 की वैल्यू अपन लिख सकते हैं बेसिकली P1/2। यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि P2 क्या होगा अपने पास, P1/2। तो क्या आ रहा है बेसिकली ये अपने पास 5P1/2। तो P अपने पास क्या होगा, 5P1/2 होगा। तो मतलब 5/2 इंटू P1, और P1 कितना होगा अपने पास, P1 होगा सिग्मा T1 की होल पावर 4। सिग्मा कितना अपने पास, सिग्मा अपने पास है 17/3 इंटू 10⁻⁻8। और T1 कितना था अपने पास, T1 अपने पास था 400। तो 400 की होल पावर 4, जिसको सॉल्व कर लेना, ये जो आंसर आएगा वो वाट में आएगा। सब चीज़ें ऐसा यूनिट में। तो देख लेना कौन सा आंसर आता है, सी या डी में से आएगा आंसर। तो इसको तो अपन को ऐसे करना है बेसिकली। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म रॉड इज फिक्स्ड रिजिडली इनटू द वर्टिकल साइड वॉल ऑफ द कंटेनर लाइक द कैंटिलीवर एक्सटेंशन ऑफ द वॉल सच दैट इट्स प्रोजेक्ट्स आउट एट एन एंगल with its fixed and submerged below the water surface and it's free and emerging out of the water. The system is in equilibrium. Which of the following correctly describes the direction of the force acting on the rod by the fluid and by the side wall? तो तुम देखो, अगर मैं इसमें रॉड का FBD बनाऊं, तो ये अपने पास रॉड है और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है ये। तो यहाँ पर जो तुम्हारा सेंटर मास होगा ना, वो बेसिकली ज्योमेट्रिक सेंटर होगा किसका, रॉड का। तो मान लेता हूँ कि सेंटर मास कहीं इधर है, तो सारा का सारा वेट मैं यहाँ पर लगा मान सकता हूँ। अब तुम देखो जो तुम्हारा सबमर्ज सेक्शन है वो बेसिकली ये वाला है। तो कौन सी बात है कि जो बॉयंसी फोर्स तुम लगा हुआ जो मानोगे ना, वो कहाँ पर मानोगे लगा हुआ, वो तुम लगा हुआ मानोगे बेसिकली जो भी तुम्हारा ये सबमर्ज सेक्शन है ना, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पर तुम बॉयंसी फोर्स लगा मानोगे, जो कितना होगा, लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट, जो कि मैं V लिख रहा हूँ, इनटू G। ठीक है। और ये तुम्हारा जो रॉड है ना, इस वर्टिकल साइड वॉल के साथ भी अटैच है, तो ये जो वर्टिकल साइड वॉल है ना, ये भी फोर्स लगा रहा होगा। तो एक मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लेता हूँ FH, और एक मैं वर्टिकल कंपोनेंट मान लेता हूँ FV। तो मुझे पता है कि रॉड मेरी इक्विलिब्रियम पर है, तो FH तो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, और FV मेरा किसके बराबर आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से बराबर आ जाएगा ये रो V इन G माइनस mg के बराबर आ जाएगा। तो क्या बोला गया है, फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द रॉड इज वर्टिकली अपवर्ड। ये तो बिल्कुल सही बात है ना यार, कि फ्लूइड के कारण रॉड पर जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ ही लग रहा है। फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द रॉड इज एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। नहीं यार, थीटा पर तो नहीं है, मतलब ऐसे तो नहीं कर रहा फोर्स अप्लाई, ये तो गलत है कि बॉयंसी फोर्स अपना कुछ ऐसा आएगा। फोर्स अप्लाइड बाय द साइड वॉल ऑन द रॉड शुड बी 0। नहीं यार, ये हरदम जरूरी नहीं कि 0 ही होगा। 0 कब होगा मैं बताता हूँ, रॉड कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। भाई क्यों नहीं हो सकती, इक्विलिब्रियम पे हो सकती है। देखो इसमें क्या होगा, देखो कि ये तो अपन ने क्या करा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर लिया, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर तुम देखो, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क को 0 कर रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क को 0 करूंगा ना, तो FH का और FV का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ शुड बी 0। तो टॉर्क किसका आएगा, एक तो अपने पास FH का आएगा, एक अपने पास FV का आएगा, एक अपने पास mg का आएगा, और एक अपने पास बॉयंसी फोर्स का आएगा। ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका और इसका तो हटा दो, mg का कितना होगा, तो mg का मेरे हिसाब से हो जाएगा mg, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अपने पास ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर ये थीटा होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कितना होगा अपने पास, ये होगा अपने पास L/2 cos थीटा। तो mg का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पॉइंट ओ से कितनी दूरी पर है, L/2 cos थीटा पर। और बॉयंसी फोर्स का टॉर्क कितना होगा, तो बॉयंसी फोर्स का टॉर्क बेसिकली अपोजिट सेंस में होगा जो mg के टॉर्क का सेंस। क्या लिखूंगा मैं, माइनस का रो V इन G
इनटू आगे क्या लिखूंगा मैं, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो अपने पास ये वाली दूरी है, कौन सी वाली दूरी, ये वाली दूरी, तो ये अपने पास क्या है, एल डैश है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बेसिकली एल डैश कॉस थीटा, क्योंकि बॉयेंसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तुम्हारा पॉइंट से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, एल डैश कॉस थीटा पर इज इक्वल टू 0। और मुझे पता है कि जो मेरा एल डैश है ना वो L/2 से छोटा होगा, ये तो मैं कंफर्म हूँ कि एल डैश मेरा L/2 से छोटा होगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा mg है वो मेरा छोटा होना चाहिए रो वी इन जी से। तो जब भी ऐसे रॉड अपनी कुछ ऐसे है, रॉड अपनी कुछ ऐसे है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये वाला फोर्स अपना ये वाले फोर्स से बड़ा होगा। तो जो वर्टिकल साइड वॉल के कारण जो तुम्हारी इस रॉड पर फोर्स लगेगा ना वो नीचे की तरफ लगना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं लगना चाहिए। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बस जरूरत नहीं थी, बस एक्स्ट्रा बताया मैंने। अब तुम देखो कि तुम्हारा ये जो वर्टिकल साइड वॉल है ना, रॉड पर जो फोर्स है ना वो 0 भी लगा सकता है, एक केस में लगा सकता है, बताता हूँ। अगर तुम्हारा ये रॉड वर्टिकल नहीं हो कि कुछ ऐसा है, वर्टिकल ना हो कि कुछ ऐसा है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये और ये बराबर नहीं हो सकता, ये तुम्हारा इससे बड़ा होना ही चाहिए अगर कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर है और कुछ पार्ट बाहर है। तो ये और ये बराबर नहीं हो सकते, तो मतलब एफ वी तो आएगा ही आएगा। अब एक केस ऐसा है जिसमें एफ वी नहीं आएगा, वो केस बेसिकली जब होगा जब अपना रॉड बिल्कुल वर्टिकल हो जाए, ठीक है। तो रॉड बिल्कुल वर्टिकल हो गया है, ये अपना समबर सेक्शन है, तो बॉयेंसी फोर्स जो लगेगा वो बेसिकली यहाँ पर कुछ लगेगा, कितना लगेगा, रो वी इन जी के बराबर। और जो अपना वेट लगेगा वो कितना लगेगा, वेट अपना कहीं इधर मान लेते हैं अपन, वेट अपने नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी के बराबर, और ये एफ एच और ये अपना एफ वी। तो एफ वी मेरा 0 हो जाएगा अगर रो वी इन जी और मेरा एम जी बराबर है तो। और तुम देख सकते हो इस वाले केस में इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क मेरा 0 आएगा। इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, 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 सब तुम्हारे पॉइंटों से पास कर रहे हैं, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ 0 आएगा। तो इस वाले केस में अगर ये ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो जो तुम्हारा एफ वी है, मतलब जो तुम्हारा ये वर्टिकल साइड वॉल है, रॉड पर जो फोर्स लगाएगा वो 0 लगाएगा। तो एक केस ऐसा हो सकता है, लेकिन हरदम ऐसा नहीं होगा। तो फोर्स अप्लाइड बाय द साइड वॉल ऑन द रॉड शुड बी 0, गलत है। तो रॉड कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम, क्यों नहीं रह सकती यार, बिल्कुल रह सकती है, देखो मैंने ये बता दिया है। तो ये भी मेरे हिसाब से गलत है, तो आंसर मेरे हिसाब से होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चंस होते हैं खत्म। तो मैंने ये पेपर 1 का जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है ना वो पूरा डिस्कस कर दिया है, ये वाला पेपर